Hello everyone, you are welcome back to Western's tutorial. In this video, we will discuss about Plato. He lived between 428 BC to 347 BC. Of all philosophers, I have esteemed him most worthy of reverence and with great reason, since of all the philosophers, he is the most poetical. This is said by Philip Sidney about Plato. Plato's sole inspiration was Socrates. जो प्लेटो थे उनका अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो वो सोक्रेटिस थे. प्लेटो फाउंडेड एन अकेडमी इन एथेंस और उन्होंने उनका जो स्कूल था उसका नाम ही अकेडमी था. एथेंस में उन्होंने किया था. लेट नन विदाउट जियोमेट्री एंटर वाज रिटन ऑन द एंट्रेंस हिज स्कूल. जो उनका स्कूल था उसके एंट्रेंस पे लिखा हुआ था कि लेट नन विदाउट जियोमेट्री एंटर. तो जियोमेट्री को काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस देते थे. कुछ सब्जेक्ट्स थे उनके स्कूल में जिन पे फोकस किया जाता था. जियोमेट्री, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी एंड पॉलिटिकल थ्योरी. वन ऑफ द स्टूडेंट्स एट द एकेडमी वाज एरिस्टोटल. तो उनके जो सबसे फेमस स्टूडेंट्स थे जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो थे एरिस्टोटल. हिज आइडियाज एंड फिलोसफी वाज डेवलप्ड एज क्रिटिक और एक्सटेंशन ऑफ प्लेटोज आइडियाज. तो देखिए उनकी जो भी थ्योरीज थी एरिस्टोटल की वो या तो उन्होंने क्रिटिक किया अपने गुरु को और या तो उनका एक्सटेंशन था. Plato gathered the odd and ends of proto-criticism and articulated them in coherent manner. उन्होंने अपने जो odds and ends थे उनको कह सकते हैं कि प्लेटो ने क्या किया, क्रिटिसिज्म की शुरुआत की थी. ठीक है, यहाँ से उनकी शुरुआत है. मीन्स अर्ली जो हम क्रिटिक कहें उनमें से प्लेटो एक थे. ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सपाउंड द थ्योरी ऑफ आर्ट इन जनरल टर्म्स. तो वो पहले थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ आर्ट की बात की है. He glorifies and extols the artist and emphasizes his role in human life. और जो प्लेटो हैं उन्होंने क्या किया, जो आर्टिस्ट हैं उनका और एम्फसाइज किया. वो एक जो आर्टिस्ट है उसका क्या रोल हो सकता है ह्यूमन लाइफ में उसको उन्होंने क्या किया है, एम्फसाइज किया. By the time of Plato, the glory of Athenian art and literature illustrated in these works of artists like Phidias and Polygnotus and writers like Aeschylus, Sophocles, Euripides and Aristophanes was on wane. ठीक है, ये और जो था ग्लोरी ऑफ एथेनियन आर्ट और लिटरेचर का टाइम था. Their place was taken by philosophy and oratory. The chief figure includes Socrates, Gorgias and Lysias. ये सारे के सारे चीफ फिगर्स है जिनको उन्होंने डिस्क्राइब किया, जिनके आइडियाज पे उन्होंने बातें की. Plato's chief interest was philosophical investigation, which forms the subject of his great work, The Dialogues. उनका एक वर्क है जो कि उसका नाम है डायलॉग. ठीक है, उन्होंने उनमें काफी सारा जो फिलोसॉफिकल आइडियाज थे उनके बारे में बताया. सम ऑफ द मेजर डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, उनमें उन्होंने मतलब जो उनके मेजर डायलॉग्स हैं, जो उनके मेजर थॉट्स हैं, वो कौन कौन सी टाइटल हमें याद रखना है. इयन है, क्रेटाइलस है, प्रोटोगोरस है, जॉर्जियस है, सिम्पोसियम है, रिपब्लिक, फेडरस, फेल्बस एंड लॉस. ये सारे उनके आइडियाज का कलेक्शन है. प्लेटोज व्यूज ऑन आर्ट. अब यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आर्ट इज इंटीमेटली बाउंड अप विद द व्हाट इज कॉल्ड हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज. तो उन्होंने इसको थ्योरी ऑफ आइडियाज नाम दिया. आइडियाज ही सेज इन रिपब्लिक आर अल्टीमेट रियलिटीज. और उन्होंने कहा कि जो आइडियाज हैं उन्हीं को उन्होंने अल्टीमेट रियलिटीज कहा है. तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो एक हमें डिटेल स्टडी की जरूरत पड़ती है और कीवर्ड्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है एनालाइज करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर राइटर ने इसको ऐसा क्यों कहा होगा. थिंग्स आर कंसीव्ड एज आइडियाज बिफोर दे टेक प्रैक्टिकल शेप एज थिंग्स. और जो थिंग्स हैं वो उसको कंसीव किया जाता है एज आइडियाज बिफोर दे टेक प्रैक्टिकल शेप एज थिंग्स. द आइडिया ऑफ एवरीथिंग देयरफॉर इज ओरिजिनल एंड द इट थिंग इटसेल्फ इज कॉपी. और जो आइडिया है उसको उन्होंने क्या माना है, ओरिजिनल माना है. और जो थिंग है वो क्या है, उस चीज की कॉपी है. As the copy ever falls short of the original, it is once removed from reality. और जो कॉपी है, जो चीज है वो क्या है, कहीं ना कहीं आइडिया की कॉपी है. ठीक है, और वो रियलिटी से रिमूव्ड चीज है. मीन्स रियलिटी से वो उसे दूर रखा गया है.
आर्ट कॉपीज अ कॉपी, और जो आर्ट होती है वो एक कॉपी की कॉपी करता है। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को इसे थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ कि क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इस आइडिया को समझने में मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लगा था और शायद पढ़ के आप लोगों को समझ में ना आए। चलिए मैं एक एक चीज आपको समझाता हूँ कि सपोज कीजिए कोई पोइट है, ठीक है, उस पोइट ने क्या किया, एक पेड़ पे क्या किया, एक पोएम लिख दी उसने, एक ट्री पे क्या कर लिया उसने, एक पोएम लिख दी। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो ट्री है वो एक चीज है, ठीक है, ट्री क्या है, एक थिंग है। अब उन्होंने कहा कि जो थिंग है वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, रियलिटी क्या है, आइडिया है। जो आइडिया है वो पेड़ का जो आइडिया है या हम परसेप्शन जो है वो एक्चुअल में प्लेटो ने उसको रियलिटी माना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो आइडिया था उसका कॉपी था क्या, ट्री, क्योंकि ट्री को कॉपी मान रहा है। और फिर जो पोइट है उसने उस ट्री पर क्या किया, एक पोएम लिख दी। तो वो पोएम क्या हो गई, आपकी एक आर्ट हो गई, ठीक है। जब वो आर्ट हो गई तो इसलिए उसने कहा कि जो आर्ट है, आर्ट कॉपीज अ कॉपी। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। हेंस इट इज ट्वाइस रिमूव्ड, इसीलिए ये ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। क्यों, क्योंकि आइडिया से रिमूव करके तो ट्री था, अब ट्री से रिमूव करके एक क्या बना दी गई, पोएम बना दी गई। तो ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अभी, ठीक है। तो ये आइडिया था प्लेटो का आर्ट के बारे में, किसी भी पीस ऑफ आर्ट के बारे में। सपोज कीजिए आप एक ड्राइंग की बात ले लेते हैं कि सपोज एक बहुत अच्छी पेंटिंग हमने किसी एक टेम्पल की बना ली, ठीक है, यहाँ पे एक टेम्पल की पेंटिंग बना ली। तो एक्चुअल में पहले क्या था, वो आइडिया था टेम्पल का, फिर हमने एक रियल रियल टेम्पल को देखा और उस रियल टेम्पल पर किसी पेंटर ने उठा के एक पीस ऑफ आर्ट बना लिया। तो जो ये पीस ऑफ आर्ट था ये ट्वाइस, वन एंड टू, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ये किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था किसी पीस ऑफ आर्ट के बारे में, ठीक है। आर्ट रिप्रोड्यूसेस एंड इमिटेट्स फिजिकल रियलिटी, इसको उन्होंने मिमेसिस कहा था। जो ये कॉपी है, ठीक है, इसको उन्होंने क्या कहा था, मिमेसिस वर्ड दिया था, ठीक है। रिप्रोड्यूस किया, लिमिटेट, इमिटेट किया, इमिटेशन को कहा था उन्होंने, ठीक है। इमिटेशन के लिए मिमेसिस वर्ड यूज किया है उन्होंने। तो चलिए आगे चलते हैं। अ टेबल एग्जिस्ट फर्स्टली एज आइडिया, जैसे मैंने पेड़ के लिए समझाया आप लोगों को, यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की है। सेकेंडली एज एन ऑब्जेक्ट, जो टेबल है उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में, क्राफ्ट्समैनशिप, एंड थर्डली द ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट। और थर्डली अगर उस पर किसी ने चित्र बना दिया या उस पर पोएम लिख दी, तो ये आप लोगों का मिमेसिस। मिमेसिस इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, और जो मिमेसिस है वो थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है फॉर प्लेटो। Art, when rightly pursued, could inculcate a love for beauty. He uses the cave image, seventh book of the Republic. उन्होंने एक cave image का उदाहरण देके इसको समझाया था। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि जो एग्जाम्पल है वो क्या लेकर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लेटो ने केव का एग्जाम्पल दिया था, और किस में दिया था, सेवेंथ बुक ऑफ रिपब्लिक में दिया था, एज मेटाफोर फॉर एजुकेशन। He tries to suggest that enlightened person has a moral responsibility to the unfortunate people। और उनको कहने का मतलब था कि जो एक एजुकेटेड और enlightened और जो बुद्धिमान इंसान है उसका क्या है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनफॉर्चुनेट पीपल को सिखाना, स्टिल इन द केव, टू रेस्क्यू देम एंड टू ब्रिंग देम इनटू लाइट। और जो केव मैन है उनको क्या कर लेना, उनको रेस्क्यू करना हमारा अपना काम है, जो इनलाइटेंड पीपल है। द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे बात की, इज एन आर्केटिपल insistence that reality encompasses an organized and interconnected totality whose elements are part of comprehensive pattern. This idea has remained influential even into आवर ओन एरा। और जो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म है ये आज तक भी इस चीज पर बात की जाती है। इन लेटर डायलॉग सच एज फिलिबस, द सोफिस्ट एंड द पार्मेनिडिस, इनमें उन्होंने जो इनके नेक्स्ट डायलॉग्स थे, हाउ प्लेटो सब्जेक्ट्स हिज ओन थ्योरी ऑफ फॉर्म्स टू अ स्क्रिप्टर्स क्वेश्चनिंग सजेस्टिंग रिग्रेशन। उन्होंने खुद ही कहा कि जो थ्योरी ऑफ आर्ट फॉर्म्स है उस पर काम किया जाना चाहिए। प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ पोइट्री, प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ पोएट्री पे अगर हम बात करें तो प्लेटोज कमेंट्स ऑन पोएट्री अकर्स इन टू टेक्स्ट। पहला है एयन और दूसरा है रिपब्लिक। द पोएट राइट्स नॉट बिकॉज ही हैज थॉट लॉन्ग ओवर व्हाट ही हैज टू से,
बट बिकॉज ही इज इंस्पायर्ड। जो पोइट है वो क्या कर रहा है, कुछ चीज लिख रहा है तो इंस्पिरेशन से लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, नॉट मी। ठीक है, प्लेटो ये बातें बोल रहे हैं। हेंस पोएटिक इंस्पिरेशन इज डिवाइन, हैविंग नो रेशनल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द पोइट्स पार्ट। उन्होंने कहा कि जो पोइट का इंस्पिरेशन है उसमें पोइट का कोई पार्ट नहीं होता है। इम्पल्स ऑफ मूवमेंट, ये एक इम्पल्स ऑफ मूवमेंट में लिखा जाता है, इसीलिए प्लेटो ने क्या किया था, अपना जो एक आइडियल स्टेट था उसमें पोइट को जगह नहीं दी थी। फॉर प्लेटो पोएट्री कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, और पोएट्री पे क्या नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। और ऑब्वियस सी बात है कि मीन्स एक, क्योंकि प्लेटो एक आइडियल स्टेट के बारे में विचार कर रहे होते हैं, या वो चाहते थे कि हर चीज प्रैक्टिकलिटी के बेस पर हो, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि पोइट को वहां से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इम्पल्स ऑफ मूवमेंट पे वो लिखता है, एक इंस्पिरेशन पे कोई चीज लिखता है। कैन वी रिलाई अपॉन पोइट अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने क्या कहा कि क्या हम पोइट पे रिलाई कर सकते हैं। सॉक्रेटिस, द स्पोक्स पर्सन ऑफ इयन, insists that the poet is a light and winged thing and holy and never able to compose until he has become inspired and is beside himself and reason is no longer in him। उन्होंने सोक्रेटिस का की बात कह के अपनी बात को उन्होंने कहा कि उन पे रिलाय नहीं किया जा सकता। हु इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ इयन, इयन के स्पोक्स पर्सन कौन थे। बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्स, पोएट्री अपील्स टू बेसर इमोशन देन हाई इंटेलेक्ट। अच्छा, इसमें एक बात उन्होंने और कही कि जो पोएट्री है वो बेसर इमोशन को क्या करती है, अपील करती है, बजाय कि हायर इंटेलेक्ट को। ठीक है, इंडेक्स पोएट्री फॉर इट्स लैक ऑफ कंसर्न विद मॉरलिटी। ठीक है, इसको मतलब पोएट्री में मॉरलिटी नहीं होती अकॉर्डिंग टू पोएट। अकॉर्डिंग टू हिम, पोएट्री indiscriminately lets virtues as well as vice shine। और दोनों चीजें, या वाइस भी हो सकता है, वर्च्यूज भी हो सकते हैं, उनको क्या होता है, बढ़ावा मिल सकता है। इट प्रेजेंट्स गॉड एंड हीरोज एज ससेप्टिबल टू वॉइसेस। और चाहे गॉड और हीरोज हों, उनको वॉइस एक पूरे की तरह भी उसको दिखाया जा सकता है किसी पोएट्री में। हेंस पोएट्री इज नन मॉरल। Pleasure, even of the highest kind, ranks low in Plato's scale for values. For him, poetry should instruct। उनके हिसाब से अगर पोएट्री होनी भी चाहिए, तो पोएट्री किस चीज के लिए यूज की जानी चाहिए, इंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जानी चाहिए किसी चीज के लिए। इट शुड माउल्ड कैरेक्टर एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। और जो पोएट्री है उसे स्टेट का जो भी काम है उसे करवाने के लिए यूज किया जाना चाहिए। राज्य की बात हो रही है, ठीक है। पोइटिक ट्रुथ मस्ट बी द हाईएस्ट ट्रुथ, आइडियल फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, गुडनेस, ब्यूटी एंड द लाइफ। ये प्लेटो के आइडियाज थे पोइट्री पोइट्री के बारे में। प्लेटो's conception of drama, unlike poetry, drama is meant to be staged in order to please the audience। The dramatist often introduces what they like, और ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं, उसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जो उन्हें पसंद है। हेंस ड्रामा अराउजेस बेसर इंस्टिंक्ट। और ड्रामा भी क्या करता है, बेसर इंस्टिंक्ट को, जो हमारी बुरी इंस्टिंक्ट होती है उनको अराउज करता है, बाय ऑफरिंग चीप प्लेजर टू द मासेस। दिस लीड्स टू बैड टेस्ट एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। और लैक ऑफ डिसिप्लिन इससे आता है, तो इसीलिए उन्होंने ड्रामा भी क्या कर लिया था, अपने स्टेट से हटा दिया था, ड्रामा पोइट्री। Sometimes drama reacts unfavorably on the actors themselves by characters like constantly impersonating evil cowards, criminals, etc। उनके कहने का मतलब है कि कोई आदमी अगर continuously किसी कावर्ड आदमी की एक्टिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस चीज को इम्पर्सनेट कर रहा हो, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में भी ये सारी चीजें आ सकती है। दे लेट दीज इविल क्वालिटीज एंटर इनटू देयर ओन नेचर। Hence, impersonation represses individuality and enfeebles character। उनका कैरेक्टर को एक फीबल कर देता है, नुकसान पहुंचाएगा, कमजोर करेगा। He also maintains the view that tragic and comic pleasure arises from the excess of weaknesses in the human nature। Plato also compares poetry and philosophy। उन्होंने पोएट्री और फिलोसफी के बारे में भी अपने आइडियाज दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। He believes that a poet's work narrates past, present, and future things, and as such is only concerned with worldly comforts. In contrast, the philosopher, far from wandering between the two poles of generation and decay, is concerned with the spirituality, soul, reason, and knowledge।
ठीक है, तो दोनों का उन्होंने अलग अलग काम बताया. Philosophy, the medium through which the form of justice will be clearly perceived, is defined in explicit opposition to poetry. उन्होंने philosophy को ज़्यादा importance दी और कहा कि ये पोएट्री का क्या है, जस्ट अपोज मीन्स अपोजिट साइड में है, विच इट मस्ट डिस्प्लेस इन ऑर्डर टू इनेबल ट्रूली एंड आइडियली जस्ट स्टेट. अगर स्टेट को हमें प्रॉपर तरीके से आइडियली देखना है तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. प्लेटोज व्यूज ऑफ आर्ट रिवीजन, यहाँ पे हम रिवीजन देखते हैं. उन्होंने पहली बात कही कि आर्ट जो है यूजलेस है, और क्यों कहा उन्होंने वो हम ऊपर देख चुके हैं. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आर्ट सर्व्स नो यूजफुल पर्पस इन दिस सोसाइटी एज मेयर इमिटेशन ऑफ नेचर. और नेचर जो है वो क्या है, रियलिटी है, और उसी को क्या किया जाता है, बार बार हम क्या करते हैं, उसी चीज को रिपीटेडली दोबारा से दिखा रहे होते हैं. इट एड्स नो नॉलेज, कोई नॉलेज ऐड नहीं करते. एंड हेंस हैज नो इंटेलेक्चुअल वैल्यू, दैट इज द सेम वैल्यू कुड बी एडेड सिंपली बाय होल्डिंग अप अ मिरर टू द वर्ल्ड विच वुड बी फार लेस कॉस्टली एज पर हिज मेटाफिजिक्स. उन्होंने कहा कि सिंपली क्या कर लो, एक मिरर पकड़ लो, उस चीज को दोबारा से देख लो, वो ज्यादा बेटर चीज है. सपोज करो मैंने एक पेड़ का एग्जांपल दिया, तो उनका कहने का मतलब कि पेड़ को दोबारा से मिरर में देख लो. तो अगर आप एक्चुअल पेड़ जब है वहां पे, तो उसमें पोएम लिख के उसको कुछ और बनाने की क्या जरूरत है, ये उनका अपना आइडिया था. आर्ट इज ओनली एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, हेंस बेयरली रियल एट ऑल एंड देयरफॉर यूजलेस. एक तो जो आर्ट है वो क्या है, इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है. बट अगर हम खुद के बारे में देखें तो ऐसा नहीं है. एक वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्लेटो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो उस टाइम पे आर्ट था, स्टेट था, सॉरी मैं आर्ट बोल रहा हूँ, स्टेट था, जो राज्य था, उसमें एक ही चीज होती थी, क्या यूज, सबसे जो टॉप की चीज थी वो था वॉर, युद्ध होता था, लोग होते थे, लोगों के पास में क्या होना चाहिए थे, ताकत होनी चाहिए थी, तलवार चलाना आना चाहिए था, बाकी चीजें, तो ये सब प्रैक्टिकलिटी थी. उनके लिए गाना, नाच गाना, या उनके अंदर अगर कोई भी वीक चीज आ रही है जो कि उनका वॉर में हेल्प नहीं कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि वो चीज यूजलेस है. बट आर्ट का एक दूसरा पार्ट भी होता है, और वो होता है आपका एस्थेटिक पार्ट, ठीक है, जहां हम उस चीज से प्लेजर हमें मिलता है, तो उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं. Further, he talks about art. Art is potentially dangerous. Why? Plato maintains the view that art is potentially dangerous and is points out several reasons in this regard. As art is basically imitation, the whole aim of art is to deceive. उनके कहने का मतलब था कि जो इमिटेशन है वो किस चीज के लिए किया जा रहा है, डिसीव करने के लिए. A work of art can achieve success only when the spectator mistakes an imitation for reality. और जब स्पेक्टेटर्स क्या करें, जो इमिटेशन है उसको रियलिटी मान के चले. Artists are unconcerned with facts and truth, so it makes no difference to artists nor to success of their works whether the images or stories they depict are real for or their messages are true or good. Hence, art is essentially deceptive. According to Platonic mind body dualism की हम बात करें, our bodies are the least valuable, least permanent and least real aspect of our personalities. Further, according to Plato's rationalism, our senses are incapable of providing us with genuine knowledge, since they only gather impressions from an ever changing physical world, but not from the invisible forces which guides, direct, and sustain the physical world. Thus, our senses and consequently art are metaphysically misguided, since it is directed towards illusion and not reality. Art, therefore, is directed entirely towards pleasing the senses and therefore ignoring the mind or intellect, and hence is potentially dangerous. Poetry feeds and waters the passions instead of drying them up. She lets them root, although they ought to be controlled if mankind is ever to increase in happiness and virtue. In Plato's views, human existence is in great part a struggle to master the emotions and sensual urges by using reason and intellect. Therefore, art is dangerous and counterproductive, since it appeals not to reason and intellect but to the psychological,
forces which constantly try to overthrow reason, namely passion and emotion. Hence, art is psychologically destabilizing. An artist, like a skilled chef, is only interested in pleasing the palate, even if it poisons the dinner, says Plato. Since art, or art he calls it mimesis, is diverse from truth, goodness, or any concern with real beauty, it creates an environment of superficiality made to seem a tempting confession. Thus, art is unconcerned with morality and sometimes even teaching immoral lessons. That's why it is, you know, dangerous, according to Plato. Plato points out the treatment of morality in the Iliad in this regard. He worries that such art would encourage immortality in citizen of the state. और उनका मानना ये था कि इस तरह का जो आर्ट हो गया वो स्टेट में लोगों को इमोरल बनाएगी. People might uncritically accept and admire immoral vicious traits when they are attractively packaged by skilled artists. Hence art leads to immorality. अब ये जो होगा आप लोगों के कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस आप लोगों के पास आएंगे वो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी. Plato worried that a strong art which appeals to emotions stir up negative emotions, which we usually try to control. But this is more than just a problem for individual. That is, for some people who are having history of mania, strong and emotionally stirring art is rightly seen as a threat to the good or of the state or community. It is therefore correctly the concern of government. Hence, art is a threat to common good. This is similar to criticism leveled by some people against violence and sex in the media. Like Plato, they argue that violence and sex in the media cause us to be more violent, sexually obsessed culture. This affects not just the people who consume the violent images, but the entire community of which they are part. Plato's contribution to the critical art thus is scattered in the fragments, though altogether it reads like a systematic treatise on art of writing. तो ये art of writing पर उन्होंने काफी चीजें बताई. The values of Plato's criticism, जो प्लेटो की criticism वाला part है, जो राइटिंग पार्ट है उनका चीज़ों के बारे में जो उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं. क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म की मीन्स होता है कि कोई राइटर अपने आइडियाज दे रहा है किसी पर्टिकुलर वर्क के बारे में. ठीक है. प्लेटो इज डिसर्निंग क्रिटिक इन बोथ पोएट्री एंड ड्रामा. उन्होंने पोएट्री और ड्रामा को काफी क्रिटिक किया है, हम देख ही चुके हैं. इन हिज अटैक ऑन पोएट्री ही एग्जिबिट्स अ थॉरो इनसाइट इनटू देयर नेचर, फंक्शन एंड मेथड. सारी चीजों के बारे में बताया उन्होंने, नेचर, फंक्शन और मेथड के बारे में बताया. He insists on truth as the test of poetry. He says that poetry is twice removed from reality. He disapproves the non-moral poetry. He makes a distinction character between the function of poetry and that of philosophy. He also derides the emotional appeal of poetry. He makes valuable observation on the source of comic and tragic pleasure. He was also perhaps the first to see that all art is imitation of mimesis. He divides poetry into dithyrambic or the purely lyrical, the purely mimetic or imitative such as drama, and mixed kinds such as the epic. He makes valuable observation on style of good speech and writing. So these are the final thing about Plato. Hopefully you have understood Plato now completely. See you in next video. Till then, goodbye. Take care.